अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। अमेरिका और इसराइल की ईरान पर मुसल्लत की गई जंग को 37 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल ईरान को आबनाए हुर्मुज़ खोलने और मुआहदे के लिए 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया था और आज इस अल्टीमेटम को 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए हैं कि ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट में ईरान को इंतहाई सख्त ज़बान में धमकी दी है कि अगर आबनाए हुर्मुज़ न खुला तो वो ईरान को दोज़ख बना देंगे। पीर को मुआहदा न हुआ तो मंगल को पावर प्लांट्स और ब्रिजेस को तबाह कर देंगे। ट्रंप ने पैगाम में गालियां तक दी हैं। आलमी माहिरीन इसे अमरीकी फ्रस्ट्रेशन से भी ताबीर कर रहे हैं और मंगल को किसी बड़े हमले का खदशा भी जाहिर कर रहे हैं। दूसरी तरफ इस पोस्ट के कुछ ही देर बाद फॉक्स न्यूज़ के सहाफ़ी को दिए गए एक टेलीफोनिक इंटरव्यू में ट्रंप ने इस उम्मीद का भी इजहार किया कि शायद कल तक ईरान के साथ कोई मुआहदा तय पा जाए। फॉक्स न्यूज़ के सहाफ़ी के मुताबिक सदर ट्रंप ने 15 मिनट के इंटरव्यू में बताया कि ईरान की जानिब से जो अफराद मुज़ाकरात कर रहे हैं उनसे बेहतर अंदाज में बातचीत जारी है और उन्हें उम्मीद है कि कल तक कोई मुआहदा हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही ट्रंप ने इंटरव्यू में ये भी कहा कि अगर ईरान ने कोई मुआहदा न किया तो वो ईरान में हर शय को तबाह करने और तेल पर कब्जा करने पर भी गौर कर रहे हैं। इन धमकियों और मुआहदे की उम्मीद से पहले आज सुबह ट्रंप ने ईरान में तबाह होने वाले अमरीकी तैयारे F-15 के ऑफिसर को बहिफाजत रेस्क्यू करने का ऐलान किया था। ट्रंप ने दावा किया था कि दिन की रोशनी में अमरीका ने ईरान के अंदर 7 घंटे तवील ऑपरेशन किया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान अमरीकी और ईरानी फोर्सेस के दरमियान झड़प भी हुई है और इम्कान है कि एहलकार तैयारे से निकलते वक्त जख्मी हुआ था। ट्रंप के मुताबिक ये कर्नल ईरान के खतरनाक पहाड़ों में दुश्मन के इलाके के अंदर छुपे हुए थे और ईरानी फोर्सेस हर गुजरते घंटे के साथ उनके करीब आ रही थी। अमरीकी हुक्काम ने बताया कि एहलकार ने 24 घंटे से ज्यादा वक्त पहाड़ों में तनहा गुजारा और सिर्फ एक हैंडगन के साथ अपनी हिफाजत की है। अमरीकी हुक्काम मुसलसल इसकी लोकेशन की निगरानी कर रहे थे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक CIA ने इस मिशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और एयरमैन को एक पहाड़ी के दरमियान ट्रेस करके उसका दुरुस्त मकाम पेंटागन को फराहम किया। सिर्फ यही नहीं बल्कि CIA ने ईरान में धोखे पर मबनी मुहिम भी चलाई जिसमें ये तासुर फैलाया गया कि एहलकार पहले ही मिल चुका है और ईरान से निकाला भी जा चुका है ताकि ईरानी फोर्सेस गलत समत में लग जाए। दूसरी तरफ ईरानी मीडिया ने दावा किया कि गुमशुदा अमरीकी एहलकार की तलाश के दौरान ईरानी पासदाराने इनकलाब ने एक अमरीकी ड्रोन मार गिराया जो सूबा इस्फहान में गिरा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अमरीकी फौजियों ने खुद अपने 2 ट्रांसपोर्ट तैयारे तबाह किए। अखबार के मुताबिक रेस्क्यू मिशन में इस्तेमाल होने वाले 2 MC-130J तैयारे ईरान में एक मतरूक एयरबेस पर लैंडिंग के बाद ज़मीन में धंस गए थे जिसके बाइस अमरीकी फौजियों को उन्हें तबाह करना पड़ा। अमरीकी फ़ज़ाइया के स्पेशल ऑपरेशंस कमांड के मुताबिक रेस्क्यू मिशन में इस्तेमाल होने वाले इन तैयारों की जो मालियत है वो $100 मिलियन से ज़ायद है। ये जदीद जेट दुश्मन के इलाके में कम बुलंदी पर परवास करते हुए खुफिया दरअंदाजी, इनखला और रसद की फराहमी के मिशन अंजाम देता है। इनमें जदीद सेंसर्स नस्ब होते हैं। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम खुसूसन हीट सीकिंग मिसाइल से बचाव में मदद देते हैं। ये तैयारे उमूमन रात के वक्त मिशन अंजाम देते हैं ताकि दुश्मन की नज़रों से बचा जा सके। अब जो कुछ ऐलानात डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किए जा रहे हैं वो कितने ज़्यादा संजीदा हैं और ईरान इसको कितना ज़्यादा संजीदा ले रहा है, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे मौजूद में मुझे इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर हसन रज़ा नकवी जो कि सहाफ़ी हैं तेहरान से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ। हाफिज़ ताहिर अल्लामा अशरफी साहब भी मुझे ज्वाइन करेंगे चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल से और इसके साथ साथ अगले सेगमेंट में फिर हम सियासी मामलात को भी डिस्कस करेंगे। जनरल साहब आपसे बात का आगाज़ करते हैं। सर, ये जो सिचुएशन अभी डेवलप हुई है, कल भी डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपना पैगाम दिया, आज उस 48 घंटों में से मज़ीद कम वक्त रह गया है। वो मंगल को खुल्लम खुल्ला बाकायदा कह रहे हैं कि वो जो ब्रिजेज़ हैं उसको भी नुकसान पहुँचाएंगे, जो आपकी रिफाइनरीज़ हैं उनको भी नुकसान पहुंचाएंगे और मुआहदा कर भी लें। तो ये है क्या सर, ये फ्रस्ट्रेशन है या कोई और सिलसिला है कि बात यहां तक आ गई है कि अब गालम गलोच तक पहुंच गए हैं डोनाल्ड ट्रंप?
जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि अब थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन तो है ही, बट आई थिंक ट्रम्प जो है वो एक ऑफ रैंप चाहते हैं और वो एक पॉजिटिव नोट पे या एक विनिंग नोट पे निकलना चाहते हैं इस वॉर से। प्रॉब्ली ईरान की तरफ से जिस तरीके से विदाउट एनालाइजिंग दिस के ईरान बेहतर पोजीशन में है या आगे चल के बेहतर पोजीशन में होगा या नहीं होगा, उसके अलावा वो समझ रहे थे कि शायद देखे उनकी, आपको याद होगा वॉर शुरू होने से पहले प्रॉब्ली मार्को रूबियो ने या मार्को रूबियो या ही सेड के प्रेसिडेंट ट्रम्प हैरान, और विटकॉफ से बात करते हुए कहा कि मैं हैरान हूं कि मेरे इतनी फोर्सेस इकट्ठी करने के बाद, इतनी फोर्स प्रोजेक्शन के बाद ईरान अभी तक सरेंडर क्यों नहीं कर रहा। अच्छा, देवर एक्सपेक्टिंग कि वो वॉर से पहले सरेंडर हो जाएगा और शायद हमें वॉर ना करनी पड़े। फिर उनका अंदाजा, इजराइल ने उनको पुश किया इनटू द वॉर। फिर ये अंदाजा था कि 2 से 3 दिनों में जब हम रजीम चेंज करेंगे। इसका मैं आपको इशारा इस तरह करना चाह रहा हूं इस बात का, या उधर से मैंने एनालाइज किया कि जब वो कहते थे कि हेल्प इज ऑन इट्स वे, द हेल्प इज का वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ईरान के लोग खड़े हो जाएंगे, और हेल्प इज ऑन इट्स वे मीन कि हम हमला करने वाले, तो उसको तो वक्त तो किसी को शक ही नहीं रह गया। फिर हमला हुआ 3-4 दिनों बाद, ही थॉट कि विल बी आउट ऑफ इट, फिर 4 से 5 वीक पे चला गया। अब ये फ्रस्ट्रेशन जरूर है, लेकिन वो एक ऐसा इकदाम करना चाहते हैं ताकि उसके बाद एक ब्रेकिंग पॉइंट पे ईरान चला जाएगी, और प्रोबेबली वो निकलना जरूर चाह रहे हैं, उस एंड स्टेट को शेप कर रहे हैं कि मैं कैसे शेप करूं। तो ही इज एक्सपेक्टिंग कि ये जो लास्ट वेट मैं जबरदस्त किस्म का वजन डाल रहा हूं, थ्रेट डाल रहा हूं, और ये रेस्क्यू मिशन भी हमने कर लिया, बूट्स ऑन ग्राउंड का हमने थोड़ी सी एग्जांपल भी दे दी कि वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस, हम इसको भी कर सकते। वो अपनी फोर्सेस की अपनी एक जो मिलिट्री एप्लीकेशन है उसकी माइट को शो कर रहे हैं। लेकिन मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता ये बातचीत की तरफ नहीं चीजें जाती और ईरान अपने उस पे कायम रहता है, और ईरान इसलिए कायम रहता है कि ईरान शायद समझ रहा हो कि हम इस वॉर को लंबा करेंगे तो विल बी बेटर ऑफ। इस वॉर से आज की स्ट्रेटेजिक पोजीशन से जो मैं इस वक्त जाती तौर पे समझता हूँ कि इस वक्त फेयरली गुड है एज फार स्ट्रेटेजिक सिचुएशन इज कंसर्न। बाकी ऑपरेशनली ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ एस्पिट्री। अगर ईरान ये समझे कि हम इसको प्रोलॉन्ग करके थोड़ी सी बेहतर सिचुएशन में जाएंगे तो वो तो फिर कभी भी बातचीत पे राजी नहीं होगा। बट आई थिंक तीनों को, इजराइल को भी उनकी मिलिट्री में इश्यूज हैं, अमेरिका के तो बहुत सीरियस इश्यूज हैं, और ईरान भी इतना जलाल साहब, बेसिकली अमेरिका चाह तो रहा है कि फेस सेविंग मिले, लेकिन वो किसी अचीवमेंट टाइप के नोट के ऊपर इस मामले को खत्म करना चाह रहे हैं, और शायद वही फ्रस्ट्रेशन है जो इस वक्त नजर आ रही है। डॉक्टर हसन, मुझे ये फरमाइए, ईरानी हुदूद में जेट गिरता है, तैयारा गिरता है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये स्टेटमेंट आता है कि मुज़ाकरात के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आज वो जिस तरह की जबान इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने की बात करते हैं, फिर साथ साथ ईरान को ये भी कहते हैं कि अगर नहीं आप करते तो फिर मंगल का दिन होगा, उस पर किस तरह का अमेरिका की तरफ से इकदाम किया जा सकता है, ब्रिजेस को भी नहीं छोड़ा जाएगा, जो आपके ऑयल रिजर्व्स हैं उसके ऊपर भी अटैक किए जाएंगे। फिर साथ साथ वो मुज़ाकरात की बात भी करते हैं कि उनको उम्मीद है कि कल तक कोई मामला तय पा जाएंगे। तो क्या ईरानी हुकाम और अमेरिका के दरमियान कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं? किस लेवल पे हो रहे हैं? किस बुनियाद पर डोनाल्ड ट्रंप ये बात कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया किरण। देखिए कि इस वक्त न सिर्फ ट्रंप बल्कि वाइट हाउस के अंदर बैठी हुई पूरी टीम जो है, आप उनके इंटरव्यूज, स्टेटमेंट्स, ट्वीट्स उनको उठा के देखें तो वाज़ेह तौर पे मालूम होता है कि वो एक हारी हुई फौज के जो ऑफिसर्स हैं या मायूस, नाउमीद और बिल्कुल इस वक्त थके हुए और मुतज़ाद बयानात दे रहे हैं। और ट्रंप तो जंग के आगाज से इसी तरह मुतज़ाद बयानात और झूठ पे मबनी जो दावे हैं वो उनके मौजूद हैं। ईरान के साथ मुज़ाकराती अमल किसी सूरत में भी नहीं हो रहा, बल्कि अभी ट्रंप की इन धमकियों के बाद फौरी तौर पे ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर डॉक्टर कालीबाफ ने इसको वार्न किया कि अगर तुमने ईरान की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर या पुलों के ऊपर हमला किया तो ये ईरान के लिए फिर जहन्नम नहीं बनेगा, बल्कि हर अमरीकी शहरी के लिए खुद अमरीका के अंदर हम जहन्नम बना देंगे। फिर उसके फौरन बाद जो है वो ईरान की सिपाही कुद्स के जो जनरल इस्माइल कानी हैं उन्होंने भी कहा ट्रंप को मुखातब करके कि एपस्टीन फाइल के जितने भी किरदार हैं उनके लिए हमने बहुत सी हैरत अंगेज चीजें अभी मजीद रखी हुई हैं, आप उनके मुंतजर रहें। तो ईरान तो पूरी तैयारी के साथ इसमें, आप देखें जो गुज़श्ता 48 घंटों के अंदर ईरान ने A-10 2 तैयारे, इसी तरह 4 हेलीकॉप्टर, हॉर्मस ड्रोन 1 अदद, MQ-9 जो है वो 1 और C-130 2 अदद ये गिराए हैं।
और ये मैं ये समझता हूँ कि ये उस पायलट को रेस्क्यू करने के लिए नहीं, बल्कि इस्फहान की यूरेनियम को निकालने के लिए आए थे, जो कि ईरान ने इनका मंसूबा मुकम्मल कर दिया। चूंकि जो पायलट गुज़श्ता रोज रेस्क्यू करने के डॉक्टर लिए साहब, आपने दो इंपॉर्टेंट बातें की हैं। एक तो आपने जो मुज़ाकरात वाला मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने उस पर कहा कि ईरानी हुकाम किसी भी किस्म के मुज़ाकरात इस वक्त अमेरिका के साथ नहीं कर रही है, वो जो भी बात कर रहे हैं, अमेरिका जो भी बात कर रही है वो कर रहा है, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन में कर रहा है। दूसरी तरफ दूसरी तरफ आप एक और भी बात कर रहे हैं, ये जो तैयारे गिरने वाली बात है, तो ये सिर्फ ये ईरानी मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है या फिर आप ये ऑफिशियल बात कर रहे हैं? क्या ईरानी गवर्नमेंट भी ये क्लेम कर रही है कि गिराए गए हैं तैयारे? जी तैयारी तो गिराए गए हैं। जो खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर है, उसने अभी 2 घंटे पहले अपना जो है वो पूरा बयानिया दिया है, और उसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि हमने इनके तैयारे जो है वो मार गए। उसका मलबा मौजूद है उन तैयारों का, वहां पे जाके इंटरनेशनल मीडिया के लोगों ने, ईरानी मीडिया के लोगों ने वीडियोस बनाई हैं। इस वक्त जो मुज़ाकराती अमल है वो बंद गली के अंदर जा चुका है, और इसका इजहार अमेरिका ने इसराइली जो लोग हैं उनको, नेतन्याहू को भी बता दिया कि मुज़ाकराती अमल बंद गली में, और हम बुरी तरह इस वक्त इस दलदल के अंदर फंस चुके हैं। लिहाजा कोई भी किसी किस्म का जो मुज़ाकराती अमल इस वक्त इनके एजेंडे के अंदर मौजूद नहीं है, ईरान के एजेंडे के अंदर। और दूसरी तरफ जो तैयारे गिराए गए हैं वो बिल्कुल खबर दुरुस्त है। और हसन, मुझे ये भी फरमाइए, ये जो अमेरिका की तरफ से ये भी क्लेम हो रहा है कि 7 घंटे का, वो भी दिन की रोशनी में ईरान की हुदूद में, ईरान के अंदर आके ऑपरेशन किया गया है, एयरमैन को बचाया गया है, ये भी है ईरानी हुकाम की नॉलेज में? ईरानी हुकाम ने बिल्कुल इसके ऊपर ऑफिशियली ये अनाउंस किया है कि जो ऑपरेशन वो करने आए थे वो ऑपरेशन नाकाम हुआ है। इसका मतलब है कि वो पायलट को रेस्क्यू नहीं कर सके, और उनके जितने तैयारे थे वो हमने मार दिए, जितने हेलीकॉप्टर आए थे वो हमने मारे। अगर इन्होंने रेस्क्यू किया तो वो पायलट को सामने लाएं, कहां पे वो मौजूद है। और पायलट अब भी ईरानी हुदूद में ही है, लापता है? जी, ईरानी मुमकिन है कि ईरानी सिक्योरिटी इदारों के पास वो पायलट मौजूद हो, ना सिर्फ एक पायलट, मुमकिन है दोनों पायलट मौजूद हो, क्योंकि 2 पायलट थे और एक को इन्होंने कहा हमने रेस्क्यू कर लिया, दूसरे के लिए हम रेस्क्यू की कोशिश कर रहे हैं। मुमकिन है कि दोनों पायलट ईरान के अपने पास मौजूद हो। बिल्कुल ठीक सर। जनरल साहब, मुझे फरमाइएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो पायलट्स के हवाले से हो रही है, फिर इस पे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने रेस्क्यू कर लिया है। अभी हसन बता रहे हैं जो खुद तेहरान में है, वो कह रहे हैं कि मुमकिन तौर पर ये ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास मौजूद हो। अगर डोनाल्ड ट्रंप को के स्टेटमेंट को हम एनालिसिस करते हैं, अगर रेस्क्यू कर लिया गया है और अगर 7 घंटे का तवील ऑपरेशन हो गया है, दिन की रोशनी में हो गया है, तो क्या ये पॉसिबल है कि ईरान की नॉलेज में ही ना हो, अमेरिका के पास उसकी लोकेशन भी हो, वो आकर ऑपरेशन भी करें और रेस्क्यू करके ले भी जाएं? ये पॉसिबिलिटीज में से है? देखिए, जो उनकी एक डॉक्ट्रिन तो है अमेरिकन की, नो मैन लेफ्ट की डॉक्ट्रिन ये कहलाती है, और वो फिर ऑपरेशंस अपने रेस्क्यू मिशंस भेजते हैं। और ऑलरेडी हम एक पास्ट में एग्जांपल भी है, 1972 वियतनाम वॉर में एक मेजर रॉजर्स मेरे ख्याल में थे या क्या, उनको निकाला गया था, उनकी डॉक्ट्रिन में तो है। बट हैविंग सेड दैट, इस वक्त तो देखिए जी, ग्रे है, स्मोक ऑफ वॉर इतना ज्यादा है कि सब क्लेम काउंटर क्लेम्स होते रहते हैं। ये नैरेटिव्स की जंग है, नैरेटिव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन वॉर, और कोई भी उसको वीक नैरेटिव पे, खासतौर पे क्रिटिकल स्टेज ऑफ वॉर में जहाँ पे नेगोशिएशंस और हार्ड हिट दोनों बड़े नजदीक पड़ी हुई हैं। और ऑफ कोर्स ईरानियंस के पास कोई कार्ड होंगे तो दे आर फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट अगर वो इनकार कर रहे हैं। लेकिन दोनों साइड जो है वो बातचीत में इंदिया भी देती है, और दोनों साइड इसमें 2 बेसिक पॉइंट्स है मेरे सर। एक तो ये कि अगर वो 24 घंटे तक वहां पर मौजूद रहा तो एक वुंडेड, एक जख्मी पायलट, वो कैसे जिंदा रहा बगैर किसी फर्स्ट एड के, बगैर किसी किस्म की कोई सहूलत के? दूसरी बात ये कि ये जो अमेरिका के लिए भी एक बड़ी कामयाबी है कि अगर वो रेस्क्यू करके ले जाते हैं, और अगर ईरान के पास है, ये ईरान के लिए भी एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन दोनों तरफ से स्टेटमेंट्स, काउंटर नैरेटिव्स तो आ रहे हैं, लेकिन कोई भी शो नहीं करवा रहा है, ऐसा क्यों? वो जिसके पास होगा वो अगले 24 से 36 आवर्स में शो जरूर कर देंगे, क्योंकि इट्स अ ह्यूज, इसका इम्पैक्ट है। इट कैन चेंज द कोर्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इम्पैक्ट बहुत कोर्स को चेंज करेगा। बट फिर मैं वही कह रहा हूँ कि ये नैरेटिव्स एंड नॉन नैरेटिव की जंग होती है। आपको इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में याद हो, इंडिया तो आज तक नहीं मानता कि हमारे कोई जहाज गिरे हैं जी। वो उस वक्त भी नहीं मान रहे थे, आज भी नहीं मान रहे कि कोई जहाज गिरे। फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो सारे जहाज नहीं क्लेम करे, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर उन्होंने मानना शुरू कर दिया। कभी एयर चीफ ने कह दिया, वो बहुत बाद में निकलेंगी।
लेकिन इस वक्त की जो सिचुएशन है, बिकॉज जैसे मैंने कहा, इसको जरा रिलेट करें बूट्स ऑन ग्राउंड के ऑपरेशंस को। अगर ईरान ने ये कैजुअलिटीज या ये जो पनिशमेंट बताई जा रही है कि जिस तरह जहाज भी गिराए हैं और भी गिर गए, जहाज गिराए गए, हेलीकॉप्टर्स गिराए गए, तो फिर जो वो मिशन है इनका बूट्स ऑन ग्राउंड वाला, वो कार्ड तो बिल्कुल ही फेल हो गया। लेकिन देयर आर सीरियस थिंग्स हैपनिंग, द वे जनरल जॉर्ज वाज रिमूव्ड, आर्मी कमांडर वहां पे रिमूव किए गए, उसके बाद उनके ये जो उनके जो रिलीजियस मेजर जनरल एक वो उसको कमांड कर रहे होते हैं वो हटाया गया, ट्रेनिंग एविएशन को हटाया गया। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द डिफरेंस बिटवीन द मिलिट्री एंड द पॉलिटिकल लीडरशिप एज फार एज यूएसए इज कंसर्न। और यहां पर भी हम देखते हैं कि पॉलिटिकल और आईआरजी का थोड़ा सा मुझे ईरान के अंदर भी लगता है कि एक कंफ्यूजन सी अभी पैदा होना शुरू हो गई है कि हु इज कॉलिंग द शॉट्स, स्पेशली डिप्लोमेसी को और फिर मिलिट्री को जो ज्वाइन करके आपने देखा ना, मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट आप इस्तेमाल करते हैं to reach to a certain place where you political negotiations or diplomacy can be of use। आप टेबल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहते हैं, टेबल भी तो आज नहीं कल परसों आपने आना ही आना है, दोनों पार्टीज ने आना है। अब वो कौन सी मिलिट्री सिचुएशन होगी जो दोनों पार्टीज को सूट करती है कि दे आर स्ट्रॉन्ग एट द टेबल? ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप टेबल पर लाने के लिए एक तरफ ईरान की अपनी पोजीशन है, क्योंकि वो हमने आगाज में भी देखा था, इस हमले से एक दिन पहले ही जब सिचुएशन बनी थी और लग रहा था कि मुआहदे के बिल्कुल करीब पहुंच गए, अगले दिन अटैक हो गया था। अब जो डोनाल्ड ट्रंप का डे फर्स्ट से आज तक मुख्तलिफ किस्म के और मुतनाज़ किस्म के स्टेटमेंट्स उनके आ रहे हैं, तो ईरान किस बात पर उनके यकीन करे? फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये भी कि आज जिस तरह की जबान इस्तेमाल की गई, जिस तरह की बात की गई, तो इस पर तो अमरीका के अपने अंदर ही अब तशवीश का इजहार पाया जा रहा है कि जितनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया जा रहा है, खुदा ना खास्ता ये किसी तीसरी आलमी जंग की तरफ या किसी एटमी जंग की तरफ ये मामला ना बढ़ जाए आगे। देखिए, अमेरिका के अंदर तो ऑलरेडी डिसअप्रूवल है ना जी, मोर देन अराउंड 60%। तो अभी एज फार एज ट्रूप्स ऑन ग्राउंड इज कंसर्न, ओनली 11% अमेरिकन कह रहे हैं कि जी आप ट्रूप्स ऑन ग्राउंड उतारे, 62% उसके अगेंस्ट है, 21 ने वोट नहीं किया। जहां तक ओवरऑल वॉर का ताल्लुक है, वो उसको अमेरिकन अपनी वॉर समझ नहीं रहे। तो ये इसमें ये कह देना कि अमेरिका के पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स परसू हो रहे हैं, नो इट्स नॉट हैपनिंग लाइक दैट। कि ऑफ कोर्स इजराइल ने उनको कंपेल किया है, अब एप्स्टीन है या जो भी रीजन है, ये ट्रंप की और इजराइल की वॉर है। लेकिन इजराइल के जो पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स है वो बहुत खूब पूरे हो रहे हैं, ये आप याद रखिएगा। वो ईरान की डिस्ट्रक्शन के बीच में भी कैपिटेशन आपने देख ली जब लीडरशिप की हुई, वो उसके अंदर भी, और अब जो जीसीसी के साथ झगड़ा चल पड़ा है या जो एक कंटेस्टेशन शुरू हो गया है, तो इजराइल की काफी चीजें मुकम्मल हो रही हैं। लेकिन इसको कहना कि अमेरिका के भी यही अज़ाइम थे। मैं आती हूँ इस पर। डॉक्टर हसन, मुझे ये फरमाइए, कल अमेरिका की तरफ से क्लेम किया गया कि कासिम सुलेमानी, उनकी भतीजी और नवासी को अमेरिका में अरेस्ट कर लिया गया है। फिर आज दोबारा ये दावा जो है इसकी तरदीद की गई अमेरिकी महकमा खारजा की जानिब से भी, और कासिम सुलेमानी के खानदान या करीबी रिश्तेदारों में से भी कोई अमेरिका के किसी भी इलाके में मुकीम नहीं है। आपके पास कासिम सुलेमानी की बेटी ने भी इसकी तरदीद की है कि किसी किस्म के कोई रिश्तेदार नहीं रहते अमेरिका में। आपके पास क्या इत्तलात हैं? कोई है मुकीम उनके खानदान में से अमेरिका में? जी, कासिम सुलेमानी की दोनों बेटियों ने, ज़ैनब सुलेमानी ने भी और नरजिस सुलेमानी ने, दोनों जो है वो इसकी तरदीद की है, और ईरानी मीडिया ने भी इसकी तरदीद की है, और ईरानी जो थिंक टैंक्स इदारे हैं उन्होंने भी तरदीद की है। कासिम सुलेमानी की फैमिली से किसी किस्म का कोई बंदा जो है वो अमेरिका के अंदर मौजूद नहीं है। सुलेमानी फैमिली जो है वो आप मिसाल के तौर पे किसी के नाम के साथ भी सुलेमानी हो तो आप ये तो नहीं कह सकते वो कासिम सुलेमानी की फैमिली से है। ये एक कौम है मिसाल के तौर पे, लेकिन कासिम सुलेमानी की अपनी फैमिली से कोई किसी किस्म का बंदा जो है वो वहां पे ना पहले मौजूद था ना अभी मौजूद है। इन्होंने इसकी तरदीद की है। और इस पे मैं एक और बात, और दूसरी तरफ ये भी, जी प्लीज, जो जनरल साहब ने बूट्स ऑन ग्राउंड्स की बात की है उस हवाले से मैं ऐड करना चाहूंगा चीजों को। और आज ट्रंप ने खुद अपने उस इंटरव्यू के अंदर एतराफ भी किया है बूट्स एंड ग्राउंड्स की नाकामी का। उसने कहा कि हम चाहते थे कि कुर्दिस्तान के जरिए और कुर्दों को हमने असला दिया, लेकिन कुर्दों ने वो असला इस्तेमाल नहीं किया बल्कि अपने पास खुद ही रख लिया। यानी जी अच्छा, मुझे ये फरमाइए कि ईरान की तरफ से जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके ऊपर हमले की मुसलसल इत्तलात तो आ रही हैं। आज ईरानी मीडिया की जानिब से ये इल्जाम आयद किया गया है कि मुत्तहिदा अरब इमारात ये बाकायदा तौर पर इसके खिलाफ जंग में शामिल हो गया है ईरान के खिलाफ। तो क्या ऑफिशियल्स भी, हुकूमत भी इस हवाले से कोई रखती है मतमए नजर? उन्होंने भी कोई बयान दिया है? 2 दिन पहले शिराज के अंदर एक चाइनीज ड्रोन जो है वो मार गिराया था ईरान ने।
और इस हवाले से पहले भी बहुत सी चीजें जो खुसूसन उन्होंने अपनी फैसिलिटेशन जो है वो की हुई है अमेरिकन को, उससे मालूम होता है कि वो ना सिर्फ फौजी अड्डे उन्होंने दिए हुए हैं बल्कि अपनी तमाम जो चीजें हैं वो अमेरिका के लिए उन्होंने हाजिर की हुई है, इसराइल के लिए हाजिर की हुई है, वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। जनरल जाहिद, आप इस पर जरूर जवाब दीजिएगा कि क्या वाकई अमली तौर पर मुत्तहिदा अरब इमारात इस जंग का हिस्सा हो रहा है या ईरान के खिलाफ बाकायदा तौर पर शामिल हो रहा है? एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक लीजिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूंगी। जनरल जाहिद, आपके लिए सवाल छोड़कर गई थी एक तो ये कि जो ईरानी मीडिया की तरफ से बारहा बात की जा रही है कि अब शायद मुत्तहिदा अरब इमारात भी इस जंग का हिस्सा बन रहा है, इस पर भी रिस्पॉन्ड कीजिएगा। और साथ साथ ये कि ईरान जंग में जो तेहरान का रद्द अमल है, इसने अमेरिका और इसराइल उनके जितने भी अंदाजे थे उसको डेफिनेटली गलत साबित किया है। अब आप क्या समझते हैं जो दिफाई सिस्टम है इस वक्त कितना मजबूत है ईरान के पास, इसको कितना मजीद प्रोलॉन्ग कर सकते हैं अगर ये वाली बात भी हो जाती है जो मैंने आगाज में सवाल किया तो? देखिए किरण, जो ईरान का रिस्पांस है वो जो अगर मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इट इज इन द मिजल्स डोमेन, और अभी भी जो मुख्तलिफ इत्तलात आ रही है, मुख्तलिफ असेसमेंट्स हैं, बट वो स्टॉक पाइल्स वो कहते हैं जी अभी तक 50% के करीब डिफरेंट स्टॉक पाइल्स उनके पास मौजूद हैं अभी तक, और वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, और दिस इज द ओनली इफेक्टिव रिस्पॉन्स। फिर उनका रिस्पॉन्स देखने के होगा कि कितना इफेक्टिव है। अगर फर्ज करें, और गालिबन कुछ कोरिया वगैरह के हवाले से भी आ रहा है, वो उन्होंने भी कुछ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स वगैरह दिए हैं ईरान को। नो, इट इज नॉट ट्रू जी। वो कल एक ऐसे नॉर्थ कोरिया की आप बात कर रही हैं जी? नो, दैट्स नॉट ट्रू। वो जहां से वो बात निकली थी मैंने खुद कंफर्म भी कराया, इट इज नॉट ट्रू जी। कोई ऐसी चीज नहीं है कि चाइना के रास्ते और इनको चीजें आई हैं। वो होती तो बिल्कुल ही अमेरिकन जो है वो कॉन्शियस होते, वो अपनी एप्लीकेशन को बिल्कुल इतना आगे नहीं बढ़ा सकते थे। बट अभी इस वक्त बड़ा हेजी है जी, इवॉल्विंग सिचुएशन है। और मैंने बताया कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो जब अमेरिकन और ये जो बिग पावर्स ब्रूज्ड होती है ना जी, ये क्या छोड़ के जाती हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि जी कासिम सुलेमानी और वेपन्स और कुर्दों को जब वेपन्स दे के गया, ये तो अफगानिस्तान में देख लेना 7.1 बिलियन वही मिलिट्री जिसका कॉन्सेप्ट है, और हम भी मिलिट्री में हमारा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप पोस्ट अबंडन करते हैं तो अगर आप इक्विपमेंट वहां से लेके चले जाते हैं, अगर नहीं ले जा सकते तो उसको आप डिस्ट्रॉय करके जाते हैं। जैसे अभी जहाजों का कह रहे हैं जी हमने डिस्ट्रॉय किया उसको क्योंकि निकाल नहीं सकते थे, व्हाटएवर, तो वहां पे आप इतना छोड़ के चले गए तो इसका इम्पैक्ट होता है। ये जानबूझ के, इट इज नॉट दैट कि वो उसमें थिंकिंग ना हो, तो ये चीजें हुई हैं। कुर्द अगर उनको अवेलेबल हो जाते तो शायद वो कुर्द को यूज भी करते, जिस तरह अफगानिस्तान में उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर से एक नेशनल आर्मी क्रिएट की और वो उन्हीं के साथ आगे उन्होंने मूव फॉरवर्ड किया। बट एनीवेज अभी तक ग्रे में है जी सिचुएशन इज इन ग्रे। और ये जो यूएई का भी, और सर एक और भी जनरल साहब, एक और भी जो ईरान जंग, ऑब्वियसली जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि जिस तरह का रिस्पांस ईरान की तरफ से है तो वो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था अमेरिका और इसराइल की तरफ से। अब अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स ही कह रही हैं कि अमेरिकी जंगी तैयारों के खिलाफ ईरान के जदीद इंफ्रारेड डिटेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, इसने दुनिया को चौंकाया है। फिर इसराइली कमांड लेबनान में हिजबुल्लाह की तरफ से रोजाना 500 रॉकेट्स दागे जाने की सलाहियत का इतराफ कर रहे हैं। कैसे ईरान और हिजबुल्लाह ने आलमी पाबंदियों के बावजूद अपना जो डिफेंस सिस्टम है उसे इतना स्ट्रॉन्ग किया? कहीं पर भी जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं अभी तक अमेरिकन एप्लीकेशन ने या किसी लार्जर एप्लीकेशन ने मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं किए। देखिए किरण, एक चीज को समझने की जरूरत है, जब तक कॉन्फ्लिक्ट रहेगा ये एसिमेट्री वहां पर रहेगी, नॉन स्टेट एक्टर्स रहेंगे, ये दिस इज द टूल ऑफ द वीक, ये फ्यूचर का वॉरफेयर बेस। अब तो ये दिस हैज बिकम द टूल ऑफ द पावरफुल आल्सो। इंडिया क्या इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, मुझे बताया ना। अब कन्वेंशनल फोर्सेस तो उनकी 24 से 36 घंटे लगे, वो फारिग हो गई जी, उनका रिस्पांस खत्म हुआ, तो अभी वो अफगानिस्तान से उन्होंने किराए के ये कातलों को, टेररिस्ट को उठा के पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू कर दिया। और इसी तरीके से जहां पे भी एसिमेट्री दूसरी तरफ हम देखते हैं, वहां पे एसिमेट्रिक फोर्सेस, जहां पे देखें आपने कितनी लेबनान में और कितना वहां पे इजराइल ने जेनोसाइड किया, लेकिन आप मुकम्मल तौर पे इन अवामिल को खत्म नहीं कर सके। ये जब तक आप बातचीत से, जस्ट सोल्यूशन से ये सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे, ये कभी भी खत्म नहीं हो सकेंगे। और खत्म होंगे इसलिए नहीं कि आपकी जेनोसाइडल एप्लीकेशन हुई है, वहां पे आपने जुल्म की इंतहा की है। इजराइल शुड बी द एक्चुअल टारगेट ऑफ ईरान एंड ऑल अदर, जो इस पूरे इस रीजन को उन्होंने इस टर्मोइल में ले गए हैं।
अब वो चाहे एप्स्टीन बिल्कुल फाइल्स ठीक। है या अच्छा, कुछ और है। मुझे यही सवाल इजाजत दीजिएगा मिंजर साहब के मैं डॉक्टर साहब की तरफ भी लेके चलूं। हसन साहब, मुझे ये फरमाइए कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है कि इतनी सख्त आलमी पाबंदियों के बावजूद भी अभी पिछले 37 दिन जिस तरह से ईरान ने रिटेलिएट किया है, कैसे अपने डिफेंस सिस्टम को इतना स्ट्रांग किया? देखिए, ईरान की जितनी भी टेक्नोलॉजी है, वो जनरल साहब ने पहले बिल्कुल दुरुस्त इशारा किया कि बाहर से कोई टेक्नोलॉजी इन्होंने नहीं हासिल की है, बल्कि इनकी सारी की सारी दाखिली टेक्नोलॉजी इंटरनल अपनी मेड इन ईरान है। और इसका काम 1996 से जनरल तेहरानी मुकद्दम ने शुरू किया था, और इनकी फिजाइया की चीफ जनरल हाजीजादे ने जो 12 रोजा जंग में शहीद हुए थे, उन्होंने कहा था कि इस वक्त हमारे पास 351 के करीब जेर जमीन मिसाइल के सिटीज मौजूद हैं, जिसका अभी 6 दिन पहले जनरल जो भी मौजूदा इनके फिजाइया की चीफ है उन्होंने विजिट किया है, उसकी फुटेज मौजूद है। लिहाजा ईरान की ये अपनी टेक्नोलॉजी मुख्तलिफ सतहों पे मौजूद है, डिफेंस सिस्टम में भी और मिसाइल्स के हवाले से भी। लेकिन एक चीज मैं इशारा करना चाहूंगा जो मुझे खतरनाक नजर आ रही है, वो ये है कि उसी हवाले से आज ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को भी ये लेटर लिखा है, और उस लेटर पे इस तरफ इशारा किया है कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से जो बूशहर के अंदर एटॉमिक प्लांट है, उसके ऊपर जो गुज़श्ता 2-3 दिनों से भी हमले हुए हैं, और अगर ये हमला जारी रहता है तो वहां से रेडिएशन का खतरा मौजूद है, जिसकी वजह से ईरान और तमाम खलीजी ममालिक जो है वो यानी इंसानियत नाबूद हो जाएगी। यानी एक किस्म का एटमी वहां पे धमाका हो सकता है अगर बूशहर प्लांट के ऊपर। ये वीक डेफिनेटली लगता है कि बहुत ज्यादा क्रूशल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जनरल जाहिद साथ मौजूद थे और डॉक्टर हसन तेहरान से मेरे साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ। इसकी वजह से जो इम्पैक्ट पाकिस्तान में आ रहा है, पाकिस्तान की मईशत पर आ रहा है, इस पर तफसीली तौर पर बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में शुमाइला राना साहिबा जो कि नून लीग की आम रहनुमा है, ज्वाइन कर रही हैं। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम रहनुमा हैं। दोनों को खुशामदीद कहती हूँ। शुमाइला साहिबा, आपसे ज़रा बात का आगाज़ करते हैं। एक तरफ हुकूमत की जानिब से किफ़ायत शुआरी मुहिम की बात होती है, बताया जाता है कि कौन कौन से मेजर्स लिए जा रहे हैं, कौन कौन से स्टेप्स लिए जा रहे हैं आवाम के लिए, लेकिन इतने ही मुश्किल वक्त में अगर मैं वो प्रोटोकॉल्स देखती हूँ तो मुझे वज़ीर आज़म साहब कराची जाते हैं, प्रोटोकॉल नज़र आता है, सदर साहब अंदरून सिंध जाते हैं, प्रोटोकॉल नज़र आता है, शाही प्रोटोकॉल नज़र आता है। इसी तरीके से अमीर मकाम साहब को आज मैं देख रही थी, वो भी जब मीरपुर का दौरा कर रहे हैं तो वो भी बड़ा शाहाना सा दौरा हो रहा है। तो जब सारी चीज़ों के ऊपर किफ़ायत शुआरी हो रही है तो यहाँ पर भी इसकी जस्टिफिकेशन क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया किरण साहिबा। बात ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त नाजुक मरहले में है और मुश्किल दौर से गुजर रहा है, और हम हालत जंग में हैं, और ख़ित्ते की जो सूरत हाल है वो भी इंतहाई कशीदा है जी। और इन तमाम जो मामलात को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर आज़म ने जो किफ़ायत शुआरी का मुहिम का आगाज़ किया, तो उसको सबसे पहले उन्होंने अपने सर्कल से स्टार्ट किया, खुद से स्टार्ट किया, और उन्होंने अपने जो वज़रा हैं उनकी 2 माह की पहले और अब 6 माह की तनख्वाहें जो हैं उनकी कटौती हुई, और विदाउट एनी कंसेंट कि अगर किसी बंदे का कंसेंट भी लेने की उसमें वो ज़रूरत नहीं महसूस हुई। और उन्होंने अपने अरकान पार्लियामेंट जो हैं उनकी तनख्वाहें, हमारी तनख्वाहें का कुछ हिस्सा, हमारी तनख्वाहों का कुछ हिस्सा, और इसी तरह जो मुशीरान हैं, जो मुआविनीन हैं, और जो ब्यूरोक्रेसी में जो जिनकी 3 लाख से ज़ायद जो तनख्वाहें हैं वो उसकी कटौती हुई है। और इस तरह जो पेट्रोल की मद में जो पैसा जो है वो जा रहा था उसमें भी कट लगाया गया, बिल्कुल वो सब कुछ मेरे उसको कट लगाया। मैं तो 60% जो है की बात कर रही हूं, 60% जो है वो गाड़ियां पार्क कर दी गई, और 40% जिस पे आपका इन्हिसार है जी। अब जो 40% गाड़ियां हैं वो तो चलनी है, वो तो जाहिर सी बात है फ्यूल से चलेंगी और ज़रूरत के मुताबिक चलेंगी। वो आप जो प्रोटोकॉल सारी प्रोटोकॉल में लग जाएंगी। नहीं, वो 40% जो है वो डिफरेंट लाइक महकमों के पास हैं, कुछ वज़रा के पास होंगी, कुछ मतलब उनसे एक्स्ट्रा गाड़ियां ले ली गई हैं।
और बात अहम ये है कि जो वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल आपने कराची का गालिबन आपने अभी प्रोग्राम में आप पूछ रही थी, तो वो जब हमें मालूम पड़ा और हमने चेक करवाया, वो सारा प्रोटोकॉल वज़ीर आज़म का नहीं था। उसके अंदर गवर्नर का भी शामिल था, उसमें चीफ मिनिस्टर का भी था, उसमें मिनिस्टर्स का भी था। तो वो एक कॉन्वॉय बन गया जी। और उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि इस वक्त कौम को मिसगाइड करने की जरूरत नहीं है, कौम की रहनुमाई करने की जरूरत है। और वो रहनुमाई आप जैसे मीडिया पर्सन करेंगे, आप जैसे लोग करेंगे। अच्छा, वैसे हमें सोसाइटी कहा जा रहा है ना कि अकेले गाड़ी इस्तेमाल करने के बजाय अच्छा है कि पूल में इस्तेमाल कर लिया जाए। तो अगर आप बात ही कर रही हैं कि उसमें गवर्नर भी थे, उसमें वजीर आला भी थे, उसमें वजीर आजम भी थे, तो वो भी अच्छा होता कि वो एक ही तरह से उनको करके और ये प्रोटोकॉल और कम कर लिया जाता। आवाम को कहा जा रहा है बसों में जाएं और खुद सबके इतने बड़े बड़े प्रोटोकॉल। नहीं, ऐसी बात नहीं है किरण साहिबा। बात यह है कि हमने जो कफायत शुआरी का आगाज किया ना, वो मैंने आपको पहले कहा कि वज़ीर आज़म ने अपने से किया जी। और उसके बाद हमने जो अवाम की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए अवाम का साथ देने का फैसला किया। उसमें हमने एक किस्म का अपना घर लाकर रख दिया ना, मतलब अपनी तनख्वाहें आपने दे दी, आपने अपना फ्यूल दे दिया, आपने अपनी मरात लेने से इनकार कर दिया। तो हमने तो अपना घर दे दिया, हमने अपना सामने रख दिया कि जी आज मुश्किल वक्त है तो हमें पहल करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक। हमने पहल की, वज़ीर आज़म ने पहल की। तो अवाम को हमने सहूलियात दी। पहले हमारा 129 अरब का जो सब्सिडी थी वो दी गई। और ये 3 हफ्तों से जो जिस तरह से मईशत का पहिया चलाया जा रहा है, जिस तरह से अवाम को फ्यूल के ऊपर जो है वो बिल्कुल ठीक, प्राइस आर्मी मंडी में अब वो टारगेट आ गया। मुझे यही वाला सवाल जो है ना जरा आगे बढ़ाने दीजिए। आर्मी मंडी में जो कीमतों की जो बढ़ी, तो उसका जो है वो इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान में आया। बिल्कुल ठीक। लेकिन वज़ीर आज़म ने 1 रुपया भी उसमें बढ़ने जो है इजाफी बोझ नहीं डाला। मगर अब हमारी भी सख्त जवाब दे रही थी, क्योंकि वफाक के पास तो ऑलरेडी कुछ नहीं है। अब ये मैं आगे चल के बात करती हूँ, क्योंकि मैं प्रोटोकॉल्स की बात कर रही थी ना सर। टैक्सेस भी लगे मैडम, इसमें लगे हुए हैं, फिर इसमें जो है वो लेवी भी है, तो अभी भी 136 137 रुपीस है। कम किया, 80 रुपए कम कर दिया। शौकत साहब, आप मुझे ये फरमा दीजिए कि एक तरफ मैं वजीर आजम साहब की बात करती हूँ, तो फिर मैं वजीर आला के प्रोटोकॉल्स को भी देखती हूँ, उनकी तस्वीर भी देखती हूँ। 1100 रुपए का पैकेज जो है वो आवाम के लिए रखा हुआ है, लेकिन खुद वजीर आला साहब अगर दौरा कर रहे हैं बाजौड़ का, तो वहां पर वो जा रहे हैं हेलीकॉप्टर में। सर, किफायत शियारी वजीर आला को भी उतनी ही करनी चाहिए ना जितनी आवाम से मांग रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो ये है कि जब भी कोई मुश्किल वक्त होता है ना, तो हुक्मरानों के पास एक हिकमत अमली होती है। जिस तरह कोरोना के अंदर भी यही सूरत हाल थी, पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन था, पूरी दुनिया के अंदर रिसेशन था, लेकिन उसमें भी आप देखें कि पेट्रोल जो है वो 150 से ऊपर नहीं जाने दिया गया और जो लेवी था वो ज़ीरो कर दी गई। आज आप देखें कि ये कह रहे हैं कि हमने आवाम के ऊपर बोझ नहीं डाला। आप तो पहले से आवाम का खून नचोड़ते रहे। 100 रुपये लेवी लगा के, टैक्स लगा के, आप ये मुख्तलिफ किस्म के टैक्स लगा के आप पैसे बटोरते रहे हैं। जब ये मुश्किल वक्त आया तो फिर एकदम 55 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया और फिर ये ड्रामा देखें और फिर उसके बाद कहा कि नहीं, इसके आगे नहीं बढ़ेगा। जी, उसका तो जवाब मैं कहता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मैं कोई इजाफा नहीं करूंगा। फिर उसके बाद फौरन एक रातों रात 137 रुपए का इजाफा होता है, फिर उसमें से 80 रुपए के कम करके, मतलब ये कि 50 रुपए आपने फिर बढ़ा दिया। इस तरह कहे ना, ये तो ना कहें कि आवाम को रिलीफ दे दिया गया। आवाम को कौन सा रिलीफ मिला है? आवाम को तो वो 100 रुपए के लेवी था, क्या वो खत्म हो गई है? सर, वज़ीर आला के हेलीकॉप्टर का जवाब दे दें। 1100 आवाम के लिए, हेलीकॉप्टर वज़ीर आला के लिए। नहीं, देखें, हेलीकॉप्टर ये तो वज़ीर आला के लिए तो है हेलीकॉप्टर। इसमें तो कोई जो मुश्किल जगह है जहाँ पे वज़ीर आला को जाना पड़ता है। अब ज़ाहिर है बाजौड़ जाए तो बाजौड़ आपको मालूम है कि पेशावर से कितने घंटे का रास्ता है और कितना मुश्किल रास्ता है और कितना ख़तरनाक रास्ता है और पहाड़ी इलाका है। तो ज़ाहिर है ये तो वो मैं नहीं कह सकता कि आप कहें कि हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल ना करें, लेकिन जो खर्चा इस वक्त हो रही है, ये खुद तो करना चाहते हैं, लेकिन तनकीद मरीम नवाज शरीफ पे बहुत करते हैं। आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं दे रही है हुकूमत।
सिर्फ ये नहीं कि आप ये कहें कि जी मोटरसाइकिल वालों को हम पैसे दे देंगे, फलां को हम पैसे दे देंगे, गाड़ी वालों, लेकिन जो इसका जो महंगाई का असर पड़ता है वो तो आम आदमी पे पड़ता है, जिसके पास ना मोटरसाइकिल है ना उसके पास गाड़ी है। जी सर, तो बस ये अभी यहाँ पर डिस्कस करने के लिए, चाहे मैं वजीर आजम के हवाले से करूं, सदर साहब के हवाले से करूं या वजीर आला के हवाले से करूं, ये बात आपकी सही है कि जब आवाम इतनी मुश्किल फेस कर रही है और हुकूमत के बताने पर ही फेस कर रही है, तो फिर आवाम एक्सपेक्ट करती है कि जो आपके जो सरपरस्त हैं वो भी उसी किफायतशियारी का मुजाहरा करें जो नहीं किया जा रहा है, इसीलिए सवाल उठाया। अब जरा आगे बढ़ जाते हैं आप दोनों मेहमानों के साथ ही। मुझे फरमाइए, मुराद सईद साहब की जो नाअहली हुई उसके बाद नशस्त पर अब ये इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसके ऊपर 23 अप्रैल को आपने भी इसके लिए फॉर्म जमा करवाया है, आपका भी इंटरव्यू गालिबन होना है, फिर इसके साथ साथ वो इरफान सलीम साहब से भी एक कमिटमेंट थी, तो क्या होने जा रहा है सर, कब होगा ये इंटरव्यू, कौन होगा बोर्ड में और किस किस के इंटरव्यू होंगे? देखिए, बोर्ड तो ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है वज़ीर आला की सरबराही में, और ज़ाहिर है बोर्ड जो है वो जो भी शॉर्ट लिस्टिंग करेगा फिर ज़ाहिर एक पार्टी को भेजेगा, जो सीनियर जो मरकज़ी पार्लिमानी बोर्ड है वो फिर फाइनल करेगी। लेकिन मेरा कोई इस तरह कंपटीशन नहीं है, मैंने तो एक आम से वर्कर की तरह अपना वो कागजात जमा कराए हैं, अगर दे दी तो ठीक है, नहीं दिया तो इरफान सलीम मुझसे ज़्यादा बेहतर उम्मीदवार है। मैं आज ये कहना चाहता हूँ, जो वर्कर है वो और उनकी कुर्बानियां हैं, तो मैं तो बिल्कुल मैं ये पार्टी के कहने पर करवाएं या बस आपने खुद ही सोचा कि मैं करवा दूं? नहीं, देखिए इस तरह की चीज़ों के लिए कोई पार्टी नहीं कहती है आपसे कि जी फलां कर दे फलां कर दे, वो तो जो भी उम्मीदवार होता है वो अपने वो उससे करता है, फिर बाद में पार्टी देखती है कि जी कौन सा इसमें, क्योंकि सेनेट है, सेनेट के लिए देखना पड़ता है कि क्या एक्सपीरियंस है क्या सेनेट के लिए, क्योंकि सूबाई असम्बली कौमी असम्बली एक अलग चीज़ होती है, सेनेट बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो बहरहाल मैं अगेन ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने उसमें जो दरख्वास्त उसमें पहले ही लिख दिया है कि जी मैं किसी किस्म का वो नहीं करना चाहता, अगर मुझे ना मिला पार्टी का टिकट तो मुझे कोई एतराज़ भी नहीं होगा, ना ही मुझे क्या किसी ग्रुप बंदी में जाना है, ना किसी को सिफारिश करनी है, ना सिर्फ ये कि मेरिट पे हो जाए बस ठीक है, बस अगर ना भी मिला तो अच्छी बात है, किसी वर्कर को मिले तो मुझे खुशी होगी। ठीक, सही। लास्ट कमेंट आप कुछ करना चाह रही थी तो वो कर दें तो हम क्लोज करें सेगमेंट। आप कुछ कह रही थी? जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि देखें आप इस वक्त कौम की रहनुमाई करें कि ये जो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी हैं ये पाकिस्तानी हुकूमत की नाअहली की वजह से नहीं बढ़ी, ना ही हमारी कोई माशी टीम की कोई नेग्लिजेंस की वजह से बढ़ी हैं। ये पाकिस्तान ये जो मशरक़ वस्ता में जो खित्ते की कशीदा सूरत हाल है इसने पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ है, तो उसके अंदर आप इस वक्त आपको एनर्जी क्राइसिस से बचने के लिए और फ्यूल की कमी को ना फेस करना पड़े तो आपको बचत प्रोग्राम में अपना हिस्सा डालना होगा। बिल्कुल, गैर जरूरी जो आपके सफर हैं और गैर जरूरी जो उससे इज्तनाब करें, क्योंकि इस तरह फिर आपको महंगे दामों, ठीक शौकत साहब आप जो बात कर रहे हैं रसद को पूरा करने के लिए, शौकत साहब ये जो आप बात कर रहे हैं ये मुस्तकिल डिस्कस हो रहा है, ये इस वक्त तो मशरक़ वस्ता की सूरत हाल है, लेकिन उससे पहले हमारी नालायकी की वजह से ये जो है वो ये हमारी अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह अगली नशस्तों में जरूर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमान दिया है, लेकिन चलें आपका बहुत शुक्रिया मैडम, मेरे पास बड़ा मुख्तसर वक्त होता है, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, दोनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ। वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह जुमे को नाज़रीन से मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए, फ़लस्तीन को और मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।